हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलरेडी हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हमने कैलकुलेशन किया था तो हमने बात की थी कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन उसके ऊपर एक टॉर्क लगती है और उस टॉर्क की वजह से डाइपोल घूमना शुरू कर देता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राइज टू ओरिएंट द डाइपोल इन सच अ वे दैट द डाइपोल मोमेंट बिकम्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर हम इन बातों को रिकॉल करें तो जो आपको बताया गया था वो ये था कि अगर मान लिया जाए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर एक डाइपोल इस प्रकार से रख दिया जा रहा है जिसका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर है। तो इस डाइपोल का अगर इस समय पर एंगल यहाँ से थीटा होगा, सो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क गिवन बाय पी ई साइन थीटा, where P is equals to Q into 2L and 2L is the length of this dipole. अब जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाल रहे हैं तो ये डाइपोल फिलहाल इस तरह से घूमेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल डायरेक्शन में अपने डाइपोल मोमेंट को ओरिएंट कर रहा है। डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड will try to make this dipole move in such a way that finally it stays in this situation. तो सपोज कर लीजिए कि डाइपोल को हमने यहाँ पर इस स्थिति में पकड़ रखा है एंड अचानक मैं इसे छोड़ देता हूँ, सो इट विल रोटेट, और जब ये रोटेट करेगा तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। तो ये जो एनर्जी इसमें आई कहाँ से आई? फील्ड की वजह से आई। फील्ड ने इसको एनर्जी प्रोवाइड की। अब फील्ड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है मतलब फील्ड वर्क कर रहा है। जब आप अपनी एनर्जी किसी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो आपकी एनर्जी कम हो जाएगी उसी अमाउंट में और दूसरे की हो जाएगी। जस्ट इमेजिन कीजिए एक बॉक्स जमीन पर रखा हुआ है और आप उस बॉक्स को उठा लेते हैं किसी हाइट तक। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उस बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। मान लीजिए बॉक्स का मास m है और आप उसे h हाइट तक बढ़ा देते हैं, उठा देते हैं, तो आप कहते हैं कि बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर mgh बढ़ रही है तो आप ये भी कहेंगे कि मैंने बॉक्स पर mgh काम किया। सो यू आर द एक्सटर्नल एजेंट एंड यू हैव प्रोवाइडेड दिस मच एनर्जी टू दैट सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम डाइपोल को सिस्टम मान लें और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एक्सटर्नल एजेंट मान लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एनर्जी खर्च करके इस डाइपोल को रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो यही है कि जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाया जाता है तो कितना वर्क होता है, इसी पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू हैंडल इज वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म electric field. So let me put it in proper way, and then after doing some bit of analysis of the system, मैं ये आपको explain करूँगा कि ये इतना important क्यों है हमारे लिए समझना। तो work done in rotating an electric डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में हमें कितना वर्क लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म नेचर का, और इसके अंदर हम मान लेते हैं कि डाइपोल रख दिया गया है एट सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड से थीटा, और यहाँ पर इस डाइपोल का माइनस चार्ज है और यहाँ पर इस डाइपोल का प्लस चार्ज। सो एज प्रूव्ड ऑलरेडी, हमने ये कहा था कि जो फोर्स लगेगा डाइपोल पर F1, इस चार्ज पर जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा
और इस वाले चार्ज पर इस तरह फोर्स लगेगा, दैट वुड बी F2। तो जो F1 होगा दैट वुड बी QE और जो F2 होगा दैट वुड बी माइनस ऑफ QE। तो मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा F दैट इज F1 प्लस F2 दैट इज इक्वल्स टू 0, वो 0 हो जाएगा हमारे। लेकिन क्योंकि दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, दे आर नॉट पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से होगा ये कि डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगी एंड दैट टॉर्क हैज ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड इन द लास्ट चैप्टर एंड दैट इज PE sin θ। इतनी टॉर्क लगेगी। सो टोटल फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0, बट डाइपोल इज being acted upon by a torque which is given by PE sin θ. Now we want to know the work done in rotating the dipole. तो हमें बहुत कॉमनली ये बात पढ़ी हुई है कि वर्क डन जो होता है वो FdX या FdR होता है। F इज फोर्स एंड dr इज डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये तब होता है जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं। जब रोटेटरी मोशन होता है तो फोर्स के बदले आ जाता है टॉर्क, और dr जिसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं उसके बदले आ जाता है हमारे पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको रोटेटरी मोशन के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ ऑफ डी थीटा, dw इज इक्वल टू टाउ ऑफ डी थीटा। टाउ इज द टॉर्क एंड डी थीटा इज द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब ये टॉर्क लगेगी तो ये डाइपोल को घुमाएगी, और जब ये डाइपोल घूमेगा तो ये इस तरह से थोड़ी देर बाद इस सिचुएशन में आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में ये मान लेते हैं कि ये डी थीटा एंगल घूम रहा है। ये डाइपोल ऐसे था और ये घूम करके यूं हो गया, तो ये थोड़ा सा जो एंगल घूम रहा है वो हमने मान लिया डी थीटा है, और इस डी थीटा एंगल को घुमाने में जो टॉर्क रेस्पॉन्सिबल है वो PE sin थीटा है। तो जो वर्क डन होगा वो टाउ डी थीटा हो जाएगा। तो अब हमें ये वर्कआउट करना है कि ये टॉर्क फॉर अ गिवन फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वो हम निकालने के लिए क्या लिख देंगे, देयरफॉर dw इज इक्वल्स टू PE sin थीटा डी थीटा। ये हमारी टॉर्क बन जाएगी अगर हम इसको फॉर अ गिवन फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि डाइपोल को रोटेट किया गया था, इनिशियली इसकी कोई एंगुलर पोजीशन थी, सपोज कर लीजिए डाइपोल पहले 60 डिग्री पर था और फाइनली ये 30 डिग्री पर आ गया है, तो 60 से 30 तक आने में कितना वर्क हुआ ये हम निकालना चाहते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्सप्रेशन को, एंड यहाँ पर लिख देंगे 0 से W, यहाँ पर लिख देंगे θ1 से θ2। मैंने जनरल बात कर दी, 60 to 30 होगा तो यहाँ 60 ऊपर 30 आ जाएगा, अगर 45 से 30 होगा तो 45 to 30, 90 से 0 होगा तो यहाँ 90 ऊपर 0। फिलहाल हमने जनरल कह दिया θ1 से θ2। तो अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा, w लिमिट्स आ जाएंगी 0 से W, p डाइपोल मोमेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रल एक बेसिक फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको, कॉस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रल जब करेंगे साइन थीटा का तो इट वुड बी माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स θ1 से θ2। तो लेफ्ट हैंड साइड में W माइनस 0 हो जाएगा लिमिट रिजॉल्व करने पर, राइट हैंड साइड पर माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ आ जाएगा cos θ2 माइनस cos θ1 into PE। So work done will be equal to minus of PE cos θ। अब आप θ2 को थीटा फाइनल भी लिख सकते हैं, क्योंकि फाइनली आप मान रहे हैं कि वो θ2 की सिचुएशन में है और इनिशियली आप मान रहे हैं कि वो θi की सिचुएशन में है। तो अगर आप θ2 को θf लिख लें
और θ1 को θi लिख लें, सो दैट विल बी योर एक्सप्रेशन। तो वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपके पास में एक रिजल्ट आ गया। नाउ दिस रिजल्ट कैन बी यूज्ड टू डू द क्वेश्चंस लाइक कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि अ डाइपोल इज हैविंग अ डाइपोल मोमेंट ऑफ से 2 कूलम मीटर, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है लेकिन मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सपोज 100 वोल्ट पर मीटर, तो ये 2 हो गया, ये 100 हो गया, तो बाहर आ गया 200। और हमने कहा था डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 0 डिग्री, मतलब वो पहले 60 डिग्री के एंगल पर था डाइपोल और फील्ड उसे घुमा के ऐसे कर देता है, तो फाइनल एंगल कितना हो गया 0। फाइनली वो 0 पर है, पहले ऐसे था बाद में ऐसे हुआ, सो इनिशियल एंगल इज 60, फाइनल एंगल इज 0, तो फाइनल की जगह आ जाएगा cos 0 दैट इज 1 और इनिशियल आ जाएगा cos 60 दैट इज 1/2, सो 2 into 100 into 1 minus 1/2, तो यहाँ ब्रैकेट में अंदर क्या आ जाएगा 1 minus 1/2 इज हाफ और हाफ इंटू 200 इज 100, सो आंसर आ गया -100 जूल। नाउ दिस माइनस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइनस हमें क्या बता रहा है, ये माइनस ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल को अगर हम एज अ सिस्टम पूरा का पूरा ट्रीट करें तो ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सिस्टम किसी एक्सटर्नल एजेंट के इन्वॉल्व हुए बिना ही डाइपोल को 60 डिग्री से 0 डिग्री तक लाने में कामयाब हो जाएगा, और ऐसा करने के लिए उसको 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। नाउ 100 जूल इज अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डाइपोल बहुत ज़्यादा वैल्यू का ले लिया, 2 कूलम मीटर का डाइपोल इज वेरी पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, बट जस्ट फॉर न्यूमेरिकल एनालिसिस मैंने ऐसा एक सिंपल इमेजिनेशन किया। अब इसी प्रॉब्लम को हम उल्टा कर देते, मैं कह रहा हूँ मेरा डाइपोल ऐसे रखा है फील्ड में और मैं इसको 60 डिग्री पर लाना चाहता हूँ, अब क्या होगा, तो 60 डिग्री पर लाना चाहता हूँ, यानी पहले डाइपोल ऐसे है, इनिशियल एंगल इज 0 डिग्री एंड द फाइनल एंगल इज 60 डिग्री, तो अब की बार हमारे पास cos थीटा फाइनल की जगह आएगा cos 60 और इनिशियल की जगह आएगा cos 0, बाहर तो वही रहेगा, डाइपोल हमने मान लिया था 2 का है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया था 100 का है, सो 2 into 100 into हाफ माइनस 1, अब आंसर प्लस में आ जाएगा बिकॉज दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू -हाफ एंड दिस इज माइनस, सो दिस वुड बी +100 जूल एंड +100 जूल मीन्स इम्प्लाई कि यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को इस सिचुएशन में रखना चाहता है और हम कह रहे हैं कि डाइपोल यहां से इस सिचुएशन में गया है, सो दिस इज अगेंस्ट द नेचर। नेचर मीन्स द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। जस्ट एज एन एग्जांपल, मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं उस बॉल को छोड़ देता हूं तो वो बॉल ऊपर जाएगी, दिस इज अगेंस्ट द नेचर, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेशल कंडीशन हम वहां प्रिवेल कराएं, तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि अगर बॉल मेरे हाथ में और मैं छोड़ देता हूँ, बॉल नीचे गिरेगी बिकॉज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ट्राइज टू पुल इट डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पर भी हम वही बात कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस सिचुएशन में रखना चाहेगा, यहाँ पर अगर हम उसे ला रहे हैं तो हमें फील्ड का अपोजिशन करना है और ये अपोजिशन फील्ड खुद तो करेगा नहीं, तो इसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। मीनिंग ये है कि वर्क डन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे द साइन विल अगेन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइनस आने का मतलब है कि फील्ड अपनी एनर्जी लॉस कराकर इस काम को करेगा और प्लस आने का मतलब होगा कि एक्सटर्नल एजेंट को सिस्टम में इन्वॉल्व होकर के अपनी एनर्जी दे करके फील्ड के अपोजिट ये काम करना पड़ेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अब यहाँ पर एक और चीज हम डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी सिस्टम में वर्क किया जाता है तो वो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कई बार ये एग्जाम्पल आपने सुना होगा, देखा होगा कि अगर एक चीज़ m मास की धरती पर रखी हुई है और आप उसे h हाइट तक उठा दें और मैं पूछूंगा बताओ हाउ मच इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास एट हाइट h, तो आप कह देते हैं mgh। एक्चुअली mgh आपके द्वारा किया गया काम है उस बॉक्स को धरती से h हाइट तक उठाने के लिए। सो mgh इज द वर्क डन व्हिच इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जो m है वो उस सिस्टम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बॉक्स का मास है। g
अगेन दैट इज अ नेचुरल कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। लेकिन एच है हाइट आपने मेजर करी है ग्राउंड से। मान लीजिए कि आपके घर के सेकंड फ्लोर में वो बॉक्स फर्श पर रखा हुआ था, तो क्या आपने सड़क से हाइट नापी है उसकी? अगर आप सड़क से हाइट मेजर करोगे तो एच की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। अगर आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से हाइट नापोगे तो कुछ और आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो नेचुरली आप क्या करेंगे? आप उस कमरे में फर्श पर जहां पर भी वो रखा था वहीं से हाइट मेजर कर लेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं आपकी हाइट कितनी है, तो आप अपने पाँव से लेकर सर तक की हाइट मुझे बताएंगे। आप इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि आप मेज के ऊपर खड़े हैं या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं या स्टेज पर खड़े हैं या स्टेज के नीचे खड़े हैं या आप किसी स्लोप वाली बॉडी में या किसी मकान की बेसमेंट में खड़े हैं। आप हमेशा क्या करेंगे? अपने पाँव से मेजर कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि whenever you measure the potential energy, you take a reference point as the standard origin, जहां से मेजरमेंट आप शुरू करोगे। तो यहां पर भी हमने क्या किया है कि जब हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन वर्क डन को डिफाइन करने के लिए मुझे दो पोजीशंस चाहिए, एक इनिशियल और एक फाइनल। तो इनिशियल वैल्यू क्या मानी जाए? रेफरेंस। जैसे मुझे अपनी हाइट मेजर करनी है तो मेरे पाँव जहां पर है वो मेरा रेफरेंस हो जाता है, सर तक की वहां से दूरी नाप लेता हूं, वो मेरी हाइट हो जाती है। तो यहां पर जब हमें डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो इनिशियल वैल्यू हमेशा 90 डिग्री ले ली जाती है। एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा, मैंने कहा भाई डाइपोल को 60 डिग्री से 0 डिग्री तक ले जा रहे हैं, 60 डिग्री से 45 डिग्री तक ले जा रहे हैं, 45 से 30 तक ले जा रहे हैं। तो मैं बार बार आपको दो दो वैल्यूज डिफाइन कर रहा हूं एंगल्स की, और तब पूछ रहा हूं वर्क बताओ। सो दिस इज नॉट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज अबाउट वर्क डन इन मूविंग द डाइपोल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। जब हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी at an orientation of 60 degree or at an orientation of 45 degree or at an orientation of 30 degree or at an angle of 0 degree, तो ये एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क हुआ। अब वर्क निकालने के लिए एक इनिशियल वैल्यू चाहिए, और वो इनिशियल वैल्यू हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि 90 डिग्री ले ली जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे to define the potential energy of electric dipole in a uniform electric field, theta initial is always treated as 90 degree। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए ये एक मैथमेटिकल टूल डेवलप किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि cos 90 0 होता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इनिशियल वैल्यू भी वही मान लें और फाइनल वैल्यू भी वही मान लें 90 डिग्री, तो उस समय पर जो यहां पर हमारे पास में वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। यानी कि जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रखे रहने देना हो तो कोई वर्क की जरूरत ही नहीं। सही बात है। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले ली गई, थीटा 90 डिग्री है। अब अगर हम थीटा 90 डिग्री ले लेते हैं तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा -PE cos थीटा। अब फाइनल भी क्यों लिखना है? अगर हम फिलहाल उस फॉर्मूले को लिखें तो ये cos थीटा फाइनल माइनस cos 90 डिग्री आ जाएगा। cos 90 0 आ जाता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा -I cos थीटा फाइनल। अब इनिशियल तो फिक्स कर दिया गया है तो फाइनल को हम सिंपली थीटा से ही रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जो वर्क डन है दैट इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन दैट इन व्हाट ओरिएंटेशन डाइपोल इज लाइंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, एंड दिस इज कॉल्ड एज -PE cos थीटा, which can also be written as minus of P dot E। इसको minus of P dot E भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो अगर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कोई कि भाई वर्क डन निकालिए, तो वर्क डन निकालने में आपको दो एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, एक इनिशियल एक फाइनल। बड़ा ध्यान वहां पर देना पड़ेगा बिकॉज साइन उल्टा आने से मतलब उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव वर्क मींस फील्ड विल ऑटोमेटिकली डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट। पॉजिटिव वर्क मींस एन एक्सटर्नल एजेंट इज नीडेड टू परफॉर्म द टास्क। और अगर मैं पूछ रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहां पर एक और बात आती है, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक
फील्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब हमने कहा था कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगी और टॉर्क का फॉर्मूला है पी साइन थीटा। तो अगर टॉर्क का फॉर्मूला पी साइन थीटा है, तो अगर मैं कहता हूं कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं जब उस पर टॉर्क नहीं लगेगी तो वो इक्विलिब्रियम में होगा। भाई फोर्स तो कहीं भी नहीं लगा, वो तो हमने पहले ही बता दिया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का टोटल फोर्स तो जीरो है। तो इक्विलिब्रियम की शर्त क्या होगा, सिग्मा फोर्स इज जीरो, सिग्मा टॉर्क इज जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इक्विलिब्रियम तो आ जाएगा। तो फोर्स तो हमेशा ही जीरो है डाइपोल पर, F1 प्लस F2 विल ऑलवेज बी जीरो। लेकिन टॉर्क इज पी साइन थीटा, एक ही टॉर्क है, दूसरे कोई टॉर्क भी नहीं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि पी साइन थीटा को आप जीरो कर दें, तो यहां पर थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। इसका अर्थ ये हो गया कि आपका जो डाइपोल है वो या तो फील्ड में इस तरह से रखा जाए -q एंड +q, ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और दूसरी स्थिति ये हो गई कि आपने अपने डाइपोल को फील्ड में रख दिया इस तरह से, यहां पर +q और यहां पर -q, तो ये आ गया थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इक्विलिब्रियम तो यहां भी और इक्विलिब्रियम यहां भी, बोथ आर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अब इन दो स्टेट्स में फर्क क्या है। अब आप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहां लगा करके देखिए। पहली वाली स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आएगी आपके डाइपोल की, वो आएगी -pe cos 0, दैट मीन्स cos 0 होता है 1, तो आ जाएगा -pe। और दूसरी वाली स्थिति में क्या आएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो आएगी -pe cos 180, ये वाली स्थिति में। cos 180 का मतलब कितना हो गया, -1, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, +pe। यानी कि फॉर दिस स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इज -pe एंड फॉर दिस स्टेट पोटेंशियल एनर्जी इज +pe। कहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आ रही है, 0 डिग्री पर या फिर 180 डिग्री पर। क्लियरली एट 0 डिग्री द पोटेंशियल एनर्जी इज -pe एंड एट 180 डिग्री इट इज +pe। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी 180 डिग्री पर ज्यादा मिल रही है। और फिजिक्स में हम एक बेसिक सा प्रिंसिपल अपने दिमाग में रखते हैं कि अ सिस्टम ट्राइज टू बी इन अ स्टेट वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इसका अर्थ ये हो गया कि सिस्टम इस वाली स्थिति में रहना प्रेफर करेगा बजाय इस वाली स्थिति के, लेकिन इक्विलिब्रियम तो ये भी है। सो दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं ये केवल बताती हैं इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि नहीं है वो यहां से नहीं पता चलेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी से पता चलेगा। तो अगर हमें किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी वर्कआउट करनी है देन दिस आइडिया बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व विद इट। थोड़ा सा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात करें तो एग्जाम में क्या क्या सवाल बनेंगे। पहला सवाल, डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर, when a dipole is placed in a uniform electric field, then to bring it in a given orientation, electric field spends its energy. The energy spent by electric field to move it into that orientation from 90 degree orientation is termed as its potential energy. फॉर्मूला निकालना है तो पहले वर्क डन का निकालेंगे और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के मेजरमेंट के लिए इनिशियल वैल्यू एंगल की 90 डिग्री ले ली जाएगी। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है। अब अगर आप इसी पॉइंट को देखें, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ये निकल करके आ गई, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो हम यही चाहेंगे भाई 0 से रेफरेंस शुरू किया जाए ताकि मेजरमेंट आसान हो जाए। अब अगर मैं आपका पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 50 ले लूं
और फिर मैं कहूँ जी पोटेंशियल एनर्जी कभी 52 है, वर्क डन बताओ कितना है, तो आप कहोगे नहीं साहब वर्क डन तो 2 ही जूल हुआ, 50 से 52 गए हम, तो अननेसेसरली हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाएगा। सो हमेशा बेहतर रहेगा कि अगर हम इनिशियल वैल्यू को 0 पर सेट कर लें, इसीलिए वहां पर 90 डिग्री लिया गया। और पोटेंशियल एनर्जी के आधार पर आप ये तय कर लेते हैं कि कहाँ पर डाइपोल का इक्विलिब्रियम आ रहा है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हमने पहले भी ये डिस्कस किया हुआ है कि आप धरती पर बैठने में ज़्यादा कन्वीनियंट फील करेंगे बजाय खड़े रहने के। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 घंटे खड़े रहिए और 2 घंटे बैठ जाइए, खड़े रहने में आपको ज़्यादा थकान हो जाएगी बजाय बैठने के, बिकॉज व्हेन यू सिट योर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। आपका सेंटर ऑफ मास धरती से कम हाइट पर होता है जब आप बैठे हुए होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर इन अ मोर स्टेबल स्टेट। आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च नहीं होती है उस समय पर, आप थकान कम महसूस करेंगे। ओके, सो ये आपके डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और कैसे आप स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को पहचान सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया। और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो ख़त्म हो जाता है। एक